हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल में। और हम करने जा रहे हैं रागा सेक्शन पे प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा करने वाले हैं हम? आप प्रैक्टिस सेट नंबर 11 हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 11 इसका कौन सा सेक्शन ये करने वाले हैं हम? रागा, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो इसमें आपको पता है 30 प्रश्न आपके रहते हैं और 30 प्रश्न में जो है तर्क शक्ति और सामान्य जागरूकता के जो प्रश्न रहते हैं। तो एयरफोर्स का जो हम बाई ग्रुप का है, ठीक है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, पहले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। क्या कह रहा है? देखो, हमारा जो पहला प्रश्न है इसका, वो क्या कह रहा है कि बीएमडी परीक्षण किया जाता है। हमें ये बताना बीएमडी परीक्षण क्या होता है और ये किस में किया जाता है। ये किया जाता है गठिया हेतु, अस्थि रंध्रता हेतु, अस्थि मृदुता हेतु, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो बीएमडी हो जाएगा, वो बीएमडी क्या होता है? देखो भैया, बीएमडी क्या होता है? तो ये जो बीएमडी होता है वो होता है बोन बोन मिनरल बोन मिनरल डेंसिटी नापने के लिए। ठीक है, यानी कि जो हड्डियां होती हैं उसमें कैल्शियम की अनुपात को जांचने के लिए टेस्ट हम करते हैं। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अस्थि रंध्रता हेतु इसे हम करते हैं। बीएमडी टेस्ट को क्यों करते हैं? अस्थि रंध्रता जांचने हेतु करते हैं। ठीक है, अगर लो बॉन्ड डेंसिटी होती है, ठीक है, अगर लो होती है बॉन्ड डेंसिटी, तो उसे बोलते हैं ऑस्टोपोनिया। ऑस्टोपोनिया उसे बोलते हैं। लो बॉन्ड डेंसिटी को क्या बोलते हैं? ऑस्टोपोनिया उसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बीएमडी का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्थि रंध्रता हेतु। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि साधारण मशीन की क्षमता सामान्यता दर्शाई जाती है किसमें? कार्य में, शक्ति में, किलोवाट में। ठीक है, तो आपको बताना है कोई साधारण मशीन होती है, उसे उसकी जो कार्य क्षमता होती है वो किस में दर्शाई जाती है। तो यहाँ पर जो कोई साधारण मशीन होती है उसकी कार्य क्षमता को दर्शाने के लिए, उसकी कार्य जो क्षमता होती है उसे दर्शाने के लिए हम किस में दर्शाते हैं? उसे हम शक्ति में दर्शाते हैं। ठीक है, उसे हम शक्ति में दर्शाते हैं, लेकिन शक्ति की एसआई जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वाट होती है। ठीक है, वो क्या होती है? वाट होती है। और जो साधारणता, अगर वो पूछे साधारण मशीन की क्षमता हम सामान्यता किस में दर्शाते हैं, तो सी ऑप्शन किलोवाट जो दिया है, तो हम किलोवाट, ये इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि साधारण मशीन की क्षमता को हम किलोवाट में दर्शाते हैं। ठीक है, साधारण मशीन की क्षमता को हम किलोवाट में दर्शाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। ठीक है, ये आपको बताना है कि कौन से संशोधन के द्वारा ये शब्द जोड़े गए थे। तो यहाँ पर जो 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन था? ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन जो था उसके द्वारा क्या जोड़ा गया? देखो, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा क्या जोड़ा गया? सपा। ये आपको ध्यान रखना है, सपा। ठीक है, इस सपा से क्या बनेगा? समाजवादी। क्या बनेगा? समाजवादी। सा से समाजवादी, पा से पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, और आ जो डंडा है ये, इससे अखंडता। ठीक है, यहां पर ये 3 वर्ड इससे जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। जो 42वां संविधान संशोधन था इसके द्वारा क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यानी कि यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 42वां संविधान संशोधन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य भी आपके जोड़े गए थे। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य आपके इसके द्वारा जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे वो कौन से आर्टिकल में? वो आर्टिकल में है आपके 51 ए में। ठीक है, 51 का या 51 ए में वो रखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका? डी ऑप्शन क्या है? 44वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा भी एक बेहतरीन संविधान संशोधन किया गया था। एक संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का
जो अधिकार था उसको विधिक अधिकार, उसको क्या कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार, विधिक अधिकार। और इसको अधिकार, और इसको आर्टिकल नंबर 300 काम है, 300 काम है, इसको रख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर से 44वें संविधान संशोधन को पूछे तो संपत्ति के अधिकार को किसके द्वारा हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन बताना है। और संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार है, तो विधिक अधिकार बताना है। कौन से आर्टिकल में, तो आपको बताना है 300 काम है। ऐसे ही अगर पूछता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो आपको बताना है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ऐसे ही और कौन से आर्टिकल में मौलिक कर्तव्य अगर पूछता है तो 51A में। ठीक है, 51A में, और भाग 4 आपका हो जाएगा। ऐसे ही 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो आपको बताना प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन जो है वो 42वां संविधान संशोधन किया गया था और उसके द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने दिल्ली को राजधानी घोषित किया था। वह प्रथम सुल्तान था और नियमित सिक्के जारी किए, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, सही हो जाएगा आपका। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और बी ऑप्शन क्या कह रहा है, इल्तुतमिश, यानी कि इल्तुतमिश क्या था, इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने सिक्के जारी किए, नियमित सिक्के जारी किए और अपने साम्राज्य की जो राजधानी है वो लाहौर से कहाँ कर दी, दिल्ली कर दी थी। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लेंगे, इल्तुतमिश, यहाँ पर इल्तुतमिश आप नोट कर लेंगे। ठीक है, और एक चीज और इसके बारे में ध्यान रखेंगे, इन्होंने कौन कौन से जो है सिक्के जारी किए थे, इन्होंने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए। किसके, शुद्ध अरबी के। पहला सिक्का क्या था, पहला सिक्का था चांदी का टंका। ठीक है, क्या था, चांदी का टंका, चांदी का टंका, ये चीज भी आप नोट करते हुए चलेंगे, चांदी का टंका। और एक था तांबे का जीतल, तांबे का जीतल, चांदी का टंका और तांबे का जीतल इन्होंने जारी किए थे। दिल्ली को क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। ये भी अगर पूछे कि दिल्ली को अपनी राजधानी किसने बनाया था सबसे पहले, तो इल्तुतमिश बताना है आपको। और चांदी का टंका और तांबे का जीतल ये किसने शुरू किए थे, ये भी आपको इल्तुतमिश बताना है। ठीक है, और डी ऑप्शन आपका दे रखा है बलवन। तो अगर पूछता है रक्त एवं लौह की नीति किसने शुरू की थी, तो आपको बताना है बलवन। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति अगर पूछे तो बताना है बलवन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कह रहा है, एक मिनट, नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कह रहा है, इसे करो। तो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कौन 1857 की क्रांति के संग्राम का नेता था, कहाँ पर, इलाहाबाद में। तो देखो 1857 की क्रांति के बारे में देखते हैं क्या था। ये किसके समय में हुई थी, अगर पूछे 1857 की क्रांति किसके समय में हुई थी, तो बताना आपको कैनिंग के समय में। ठीक है, कैनिंग के समय में ये हुई थी। और कैनिंग जो है वो पहला, भारत का पहला वायसराय भी था। ठीक है, भारत का पहला वायसराय, पहला वायसराय। ठीक है, कैनिंग कौन था, भारत का पहला वायसराय भी बनाया गया था कैनिंग को। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इलाहाबाद से आपको पूछता है कि 1857 में इलाहाबाद में जो संग्राम था उसका नेता कौन था, तो डी ऑप्शन आपको क्या करना है, बिल्कुल सही ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ऐसे ही जो नाना साहब और तात्या टोपे थे, इन्होंने कहाँ से किया था 1857 की क्रांति का नेतृत्व, तो इनका बताना आपको, ये हो जाएगा कानपुर से। इन्होंने कानपुर से जो है इसका नेतृत्व किया था। ऐसे ही अगर पूछता है कि जो है झांसी से किसने किया था, झांसी से किसने किया था,
झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता होगा रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने इसका नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने किसका नेतृत्व किया था? झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और अगर वो पूछता है कि लखनऊ से किसने किया था, ठीक है, अगर वो पूछता है लखनऊ से किसने किया था, तो आपको बताना है बेगम हजरत महल। कौन थी वो? बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति का नेता कौन था? ठीक है, अगर वो पूछता है कि 1857 की क्रांति का नेता कौन था, तो आपको बताना है बहादुर शाह जफर। ठीक है, कौन था? बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति का नेता बहादुर शाह जफर आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। देखो नीचे दिए गया ये, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? आपको बताना है कि बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो यहाँ पर जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि बॉम्बे हाई के जो तेल क्षेत्र है उसके संबंध में कौन से प्रश्न आपका कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, और इसकी खोज 1965 में हुई थी। सबसे पहला तेल कुआं जो है सन 1974 में खोदा गया था। इसको रूस भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है सही नहीं है। ठीक है, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, बाकी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। इसकी खोज 1965 में हुई थी। सबसे पहला तेल कुआं आपका 1974 में खोदा गया था, और इसे रूस और भारत की संयुक्त टीम के द्वारा खोजा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? इसमें से 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, जोर पोखरी, डोडी ताल, रूपकुंड या रेड हिल्स। इसमें से आपको बताना है कि किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, रूपकुंड झील, इसको क्या कहा जाता है? रहस्यमयी झील कहा जाता है। ठीक है, और ये पाई जाती है आपकी उत्तराखंड के चमोली में। कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड के चमोली में ये आपको देखने को मिल जाएगी। चमोली जिला में ये पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इम्पैक्ट प्रिंटर है? आपको बताना है इनमें से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन हो जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, ये कौन सा प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। और ये एक बार में, ये बहुत ही धीमी गति का प्रिंटर है। कैसा है? धीमी गति का प्रिंटर होता है, और इसके द्वारा एक बार में एक वर्ड, ठीक है, एक बार में एक वर्ड जो है प्रिंट होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ से हमारा सेक्शन शुरू हो जाता है मैथ का। ठीक है, यहाँ से हमारा सेक्शन शुरू हो गया मैथ का। पहला जो 9th नंबर क्वेश्चन है, मैथ का पहला क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, इसमें एक वैल्यू दी गई है 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81, और 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, तो आपको x का मान बताना है। यहाँ पर देखो कैसे करेंगे इसे। 3 की पावर x प्लस वाई दिया हुआ है, बराबर में कितना दिया है आपका? 81। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसको 3 की पावर x प्लस वाई को ऐसे ही छोड़ देंगे, बराबर में 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। ठीक है, इसको 3 की पावर 4 में लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये क्या हो जाएगा? 3 3 9 3 27 3 81। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? 81 के। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4, क्योंकि जितनी जो संख्या होती है उसको उतनी पावर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 3 की पावर 4 हो गया। अब जब आपको पता होगा आधार समान होते हैं तो हम घातों की तुलना कर देते हैं, घातों को क्या कर देते हैं? बराबर रख देते हैं। तो यहाँ से हम क्या रख सकते हैं? x प्लस वाई इसके बराबर में
4 रख सकते हैं, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमें पता चल गई कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 4 है। अब दूसरा यहाँ से निकालेंगे, दूसरा क्या है, 81 की पावर x माइनस वाई दिया हुआ है, यहाँ पर निकाल लेते हैं। 81 दिया है, इसकी पावर x माइनस वाई है, बराबर में आपका कितना दिया है, 3। अब यहाँ पर भी वही करेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम, 3 की पावर 4 81 को, ठीक है, 3 की पावर 4, और इसकी पहले से पावर कितनी दी हुई है, x माइनस 4, इसको भी हम लिख लेंगे, बराबर में लिख देंगे हम 3। अब ये जो पावर है और इसकी, इन दोनों की आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर, दिखाई दे रहा है ना, 3 की पावर 4x माइनस 4 के अंदर गुणा होगी तो 16 बराबर में 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ से हम इसकी पावर क्या मान लेंगे, जब कोई भी पावर नहीं दी गई होती है तो हम उसकी पावर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ भी वही रूल लगेगा, आधार समान है तो जो इसकी घातें हैं उनको बराबर रख देंगे हम, ठीक है। आधार जब समान होते हैं तो घात को क्या रख देते हैं, बराबर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 4x माइनस के 16 बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ से 4x बराबर कितना आ गया, ये सॉरी ये 4x नहीं, यहाँ पे बाई है, यहाँ पर कितना है 16 के बाद बाई भी दिया हुआ है, 4x माइनस 16 बाई हो जाएगा यहाँ पर, ये x माइनस बाई था, एक मिनट, यहाँ पर ये बाई है, ठीक है, यहाँ पर ये बाई है, इसकी पावर क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 बाई, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं हम 3 की पावर 4x माइनस 4 बाई, ठीक है, बराबर में 3 की पावर 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों की घात समान है, सॉरी आधार समान है, तो घात को क्या रखेंगे, बराबर रख देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, देखो 4x माइनस के 4 बाई बराबर 1 आ गया आपका यहाँ से। अब हमें पता है 4x माइनस 4 बाई बराबर, एक समीकरण वो मिल गई 4x माइनस के 4 बाई बराबर 1, ठीक है। हमें 2 समीकरण यहाँ से प्राप्त हो गई। अब वो कह रहा है कि x का मान क्या होगा, हमें बताना है x का मान, तो हम बाई को काट देते हैं। अब देखो इसमें क्या करेंगे, हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस वाली समीकरण में, पहली वाली में 4 से मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये 4x माइनस प्लस 4 बाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4x और 4 बाई प्लस 4 बाई बराबर में कितना हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे तो 16, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, तो ये 4x कितने हो जाएंगे, 16x, ठीक है, 16x हो जाएंगे, और ये 4x माइनस के और प्लस के 4 बाई ये कट जाएंगे, ठीक है, बराबर में कितना आ जाएगा, 16 और 1 17, ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा, 16 और 1 17 यहाँ पर आ जाएगा, ये 4 और 4 8 हो जाएंगे, सॉरी गलती, 8x बराबर आपका 17 आ गया यहाँ से। तो यहाँ से x बराबर हम निकाल लेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 17/8, ठीक है, x बराबर आपका 17/8 यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। एक बार देखना सही दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, मोटा कर लें पेन थोड़ा, सही है। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया आपका, 17/8 आ गया, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है कि 2 संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं, उनके मासा तथा लासा का गुणनफल इतना दिया गया है, संख्याओं का योगफल आपको बताना है। अगर 2 संख्याएं दी गई हैं आपको 3:4 के अनुपात में, और उनके मासा और लासा का गुणनफल आपको दिया है, तो संख्याओं का योगफल बताना है। आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि मासा गुणा लासा बराबर होता है xy, यानी कि उन संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अगर 2 संख्याएं कोई x और y हैं तो उनका मासा जो होगा और उनका जो लासा होगा, उन दोनों का हम गुणा करेंगे, तो उन दोनों की जो गुणा आएगी वो जो संख्याएं हैं उनकी हम गुणा करेंगे उसके बराबर आएगी, ठीक है। यहाँ से तो ये चीज हो गई। अब देखो 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 3 और 4 के अनुपात में दी गई हैं, ठीक है। तो मैं इसे मान सकता हूं कि x बराबर क्या है, पहली संख्या जो है वो 3x है, इसे x मान के a भी मान लेते हैं, हमें इसे क्या मान लेते हैं, a और b मान लेते हैं, 2 संख्याएं a b मान लेते हैं, क्योंकि हमें x भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली जो संख्या है वो 3x हो गई आपकी, और दूसरी संख्या हो गई 4x,
यही तो हो जाएंगी। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, तो हमने मान ली पहली संख्या क्या थी, a जो थी वो 3x है और b जो थी वो 4x है। ठीक है, अब हम सीधे क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देते हैं। पहली संख्या हमारी क्या है 3x, यहाँ पर पुट करो। दूसरी संख्या क्या है 4x, बराबर में क्या है मासा और लासा का गुणनफल, मासा और लासा का गुणा करेंगे तो ये सीधा दे रखा है आपका 20 28, सीधा क्या दे रखा है 20 28। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, 3 से काटते हैं इसे, पहले 4 से काटते हैं, 4 पंजे 20, ठीक है, और ना जाने का दिया इस पर 4 सत्ते 28। ऐसे ही अब 3 से काट लो, 3 एकम 3, ठीक है, 3 छक 18, 18 2 3 नेम 27, 169 आ गया। और ये x गुणा x कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आपका कितना आ गया 169। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर अगर 169 आ गया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 13, क्योंकि ये 13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अगर इसका रूट करेंगे तो हम कितना मिल जाएगा हमें, x बराबर 13 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अब वो कह रहा है संख्याओं का योगफल होगा। अब अगर आपको पता चल गया संख्याएं क्या थी 3x और 4x, ठीक है, तो हमें क्या बताना है 3x प्लस 4x, दो संख्याएं इन दोनों का योगफल ही तो बताना है। तो ये कितना हो जाएगा 7x, ठीक है, और 7x की वैल्यू आपको पता है 13, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 13 सत्ते 91, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याएं दी हैं, उनके योगफल और गुणनफल क्रमशः इतने दिए हैं, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, मान लो दो संख्याएं थी x और y, x और y तो आपका पीछे छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है, तो दो संख्याएं थी x और y। अब वो क्या कह रहा है, इनके योगफल x प्लस y उसने दिया है और x y यानी कि गुणनफल, योगफल क्या हो गया x प्लस y और गुणनफल क्या हो गया x y। योगफल दिया है क्रमशः होता है, देखो ये पहले योगफल और फिर गुणनफल, तो पहले वाला योगफल है फिर गुणनफल है, तो पहले वाला योगफल है 11 और 18 क्या हो जाएगा गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योगफल, जो संख्याएं दी हैं x दी है, x का व्युत्क्रम मतलब उल्टा 1/x हो जाएगा, ऐसे ही y का क्या हो जाएगा 1/y। अब वो कह रहा है व्युत्क्रमों का योगफल, इन दोनों का योगफल, ये जो व्युत्क्रम निकाले हमने इसका योगफल पूछ रहा है वो, तो 1/x प्लस 1/y पूछ रहा है वो। ठीक है, 1/x और 1/y वो पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर सीधे x y की मान नहीं लगाने, हमको क्या करना है आगे इसको सॉल्व करना है। हमने क्या किया x y को एलसीएम ले लिया और ऊपर क्या आ जाएगा x प्लस y यहाँ से आ जाएगा। अब आपको पता है एक्स वाई और एक्स प्लस वाई दोनों के आपके पास मान दिए हुए हैं, आप पुट कर दो। एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 11 और एक्स वाई बराबर कितना दिया हुआ है 18, तो 11/18 क्या हो जाएगा इसका 11/18 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11/18 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 11/18 यानी कि योगफल बट्टे गुणनफल ही इसका आंसर होता है। ठीक है, तो 11/18 यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट का क्या कह रहा है आपका, देखो इसमें कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, या आपको बताना है एक समकोण त्रिभुज है, देखो एक समकोण त्रिभुज है, इसमें क्या कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है। मान लो ये x है, ये x प्लस 1 है, लगातार आने का मतलब एक बढ़ रहे हैं वो, और ये सबसे बड़ी भुजा होगी तो ये x प्लस 2 हो जाएगी। देखो लगातार आने वाली एक ही ट्रिपलेट है। देखो ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट होता है जो एक समकोण की प्रॉपर्टी को सिद्ध करे, यानी कि कर्ण का स्क्वायर आधार और लंब जो दोनों भुजाएं हैं उनके दोनों के स्क्वायर के बराबर हो जाए। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी सिद्ध होती है तो उसकी एक ही ट्रिपलेट है 4 5 6, ये बिल्कुल लगातार है, 4 5 6 बिल्कुल लगातार है, और इसके द्वारा क्या है 4 5 6 बिल्कुल लगातार एक ट्रिपलेट है। ठीक है, तो इसमें क्या है लगातार आने वाली पूर्णांकों द्वारा दी जाती है, इसका आपको क्षेत्रफल पूछना है। अगर वो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हमें क्या करना है 1/2, आधार क्या होगा इसमें दो छोटी भुजाएं जो होंगी इसमें से एक आधार होगा और एक लंब होगा, यानी कि 4 × 5, बड़ी वाली भुजा तो कर्ण रहती है, तो यहाँ से 2 5 5 दूनी 2 दूनी 4 5 दूनी 10,
ठीक है, ये क्षेत्रफल 3 4 5, 3 4 5, सॉरी ये 3 4 5 होगी, 3 4 5, यहाँ पर हो जाएगी 3 4 और 5। ठीक है, तो ये 4 गुणा 3/2 करेंगे हम, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हम लगाएंगे तो 6 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इस विधि से नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। मान लो ये त्रिभुज था, एक त्रिभुज है, इसकी ये भुजा मैंने x मान ली, तो ये कौन सी हो जाएगी, x+1, क्योंकि ये लगातार जो है पूर्णांक है इसके। और x+2 कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। वो कह रहा है भुजाएं जो हैं उसकी वो लगातार पूर्णांक में दी गई हैं। अब आपको पता है इसका जो स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, x+2 कर्ण दिया हुआ है, इसका जो स्क्वायर होगा वो बराबर किसके होगा, x+1 के स्क्वायर के और x के स्क्वायर के। यही तो हो जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू निकल के आएगी, वो हम इसमें पुट कर देंगे, फिर हम उसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसको खोल देते हैं। देखो x² + 4 + 2x बराबर आपका आ जाएगा x² + 1 + 2x + x²। यहाँ पर x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बचा, x² - 4x + 1, ये क्या बचा, देखो यहाँ से क्या बचा, यहाँ पर 4 बचा। इस 4 को इधर ले जाते हैं तो इधर क्या बचा, x² और x², ये 4 इधर ले जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस का 3, x² माइनस का 3, और ये 4x आएगा यहाँ पे बेटा, 4x आएगा यहाँ पर। तो ये 4x 2x जब इधर जाएगा तो इधर 2x बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 2x बराबर में आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 दूनी 4x आएगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, बराबर में 0 आ जाएगा आपका। यानी कि x² माइनस के 3 माइनस के 2x, इसको सही से लिखेंगे हम यहाँ पर, इसको सही से लिखेंगे x² - 2x - 3 बराबर 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, x², इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसे, 3 एकम 3। ठीक है, घटाने पर आपका 2x आना चाहिए, यानी कि घटाने पर आपका 2x आना चाहिए। तो माइनस के 3x प्लस का x माइनस के 3 बराबर 0, यही तो हो जाएगा। अब इसमें से मैं x कॉमन ले लूँगा तो x - 3, ऐसे ही यहाँ से 1 कॉमन ले लूँगा तो x - 3 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ से x - 3 और x + 1 आ जाएगा आपका, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। यानी कि x बराबर कितना हो गया, यहाँ से 3 आपका आंसर निकल के आ गया। x बराबर कितना निकल के आ गया, 3, यहाँ से आपका सही आंसर निकल के आ गया। अब देखो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, 3 भुजाएं आपकी जो है त्रिभुज की 3 भुजाएं हमें प्राप्त हो गई। अब हमें पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, वो पूछ क्या रहा है हमसे, क्षेत्रफल, तो वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, यही तो होता है। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, 1/2 आधार हम क्या है इसमें, 3। ठीक है, आधार कितना है, 3, और ऊंचाई कितनी है, 4। यहाँ से 2 से मैं इसको काटूंगा, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि ये कितना आ गया आपका, 3 दूनी 6, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न कह रहा है संख्याएं जो है 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी ऑप्शन से इसको चेक करके इसको क्या करेंगे, हम ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये देखो समानुपाती का मतलब होता है पहली 2 संख्याएं जो है 6 और 7 ये बराबर हो जाए, इन दोनों का अनुपात 15/17 के बराबर आए। ठीक है, 15/17 के बराबर आ जाए। इसमें अब वो कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ने पर, इन 4 में से मैं कौन सी संख्या इनमें जोड़ूं,
कि इन दोनों का जो अनुपात है वो बराबर हो जाए, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो हम इसको क्या करेंगे, ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। पहले इसे 4 जोड़ते हैं हम, 6 और 4 10 हो जाएगा, 7 और 4 11 हो जाएगा, बराबर में आपका हो जाएगा 19/21, ठीक है। यानी कि ये तो आपस में कट नहीं रहे, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम, 6 और 3 9, 7 और 3 10, ऐसे ही बराबर में हो जाएगा 15 और 3 18 और 17 और 3 20, ठीक है। 18 और 20 कट जाएंगे 9/10 में, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि डी बराबर 3 रखने पर हमारा, 3 रखने पर, इसमें 3 जोड़ने पर चारों संख्याओं में हमारा जो रेशियो है वो समान अनुपात में आ जाएगा, ठीक है, समान अनुपात में आ जाएगा। और इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, x मानकर हम इसको कर सकते हैं। देखो 6/7 दिया है, इसमें मैंने माना x जोड़ दिया, इसमें भी क्या जोड़ना पड़ेगा, x, बराबर में 15 + x बटे में 17 + x, यही तो हो जाएगा हमारा। अब देखो इसकी क्या करेंगे, इस वाले की इधर गुणा करेंगे, इसकी इधर गुणा करेंगे, तो 6 + x और 17 + x बराबर में आपका 7 + x और ये हो जाएगा 15 + x। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, x बराबर 3 आपका निकल के यहाँ से आ जाएगा। देखो कर लेते हैं सॉल्व, 17 का 102 प्लस 17x और 17x प्लस ये हो जाएगा आपका 17x, ये हो जाएगा प्लस 6x प्लस में आपका हो जाएगा x² बराबर आपका कितना हो जाएगा, x², इधर भी x² आ जाएगा, 15 7 105 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 15 7 105 प्लस 15x और ये हो जाएगा 7x प्लस में प्लस हो जाएगा आपका x², ठीक है। x² हम पहले ही लिख चुके हैं, ये चीज़ यहाँ से आ जाएगी। अब देखो x² से x² हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी एक तरफ ले आते हैं, इस चीज़ को इधर ले आते हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम इधर ले आते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये जो x वाली टर्म्स हैं इसको इधर ले आते हैं और बाकी टर्म्स को उधर ले जाते हैं। तो देखो 17 और 6 कितने हो गए आपके, 17 और 3 20 और 3 23x, ठीक है। और इधर कितने x है, 15 और 7 22x, ठीक है। 22x लाके इधर घटा देंगे, 22x बराबर में आपका क्या हो जाएगा, इधर 105 है, 105 बचा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इधर 102 बचा, इसको क्या करेंगे, इधर ले जाके घटा देंगे, 102 को इधर ले जाके घटा देंगे। तो 23 में से 22 गया तो x बचा और 105 में से 102 गया तो कितना बचा, 3 बचा आपका यहाँ से। यानी कि x बराबर आपका कितना निकल के आ गया, 3 यहाँ से सही आंसर निकल के आ गया। x बराबर 3 हमारा सही आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम क्या कह रहा है। दो संख्याएं दी हैं आपको x और y, ठीक है। ये किसी तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। x y की कितने % के बराबर है ये आपको बताना है। देखो दो संख्याएं हैं, कोई संख्या x है एक और एक y है। मान लो तीसरी संख्या कोई z है, ठीक है। तीसरी संख्या हमने मान ली z। अब वो कह रहा है x 20% अधिक है किससे, तीसरी संख्या से, यानी कि z से 20% अधिक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 120% हो जाएगी ये z की। x जो है वो 20% अधिक है किससे, z से। तो ये x के 120% के बराबर हो जाएगी, 20% अधिक होगी तो, ठीक है। और वैसे ही y क्या हो जाएगी, y बराबर क्या दिया है, y जो है वो 50% अधिक है, ठीक है। y कितनी है 50%, तो y हो जाएगी 150% ऑफ z, ठीक है। y बराबर कितना हो जाएगा 150% ऑफ z। y बराबर यहाँ से निकाल लिया हमने, 150% हो जाएगा z का। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं z प्लस 20% बराबर y था, ठीक है। z प्लस 20% बराबर y था। अब मैं परसेंट को बटे में 100 लिख सकता हूँ। अब ये कितना हो जाएगा 100 z प्लस ये z का 20% अधिक है, ठीक है। यहाँ से z का 20% अधिक है, तो 100 z प्लस z बटे 100 z प्लस 20 z बटे 100, यही तो लिख सकते हैं इसे। तो ये 120 z अपॉन 100 आ जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 120 z अपॉन 100, यानी कि 120%, 120
परसेंटेज, 100 हटाएंगे तो नीचे से इसे परसेंटेज लिख देंगे। अब और जेड बराबर किसके था, ये बाई के, ठीक है, ये हमने बाई के ले लिया था, ये एक्स वाला था, ये बराबर किसका था, एक्स के, ठीक है। तो यहाँ से एक्स के बराबर ये आ जाएगा, तो हमने ऐसे लिख दिया सीधे 120% ऑफ जेड का क्या होगा एक्स, और बाई क्या हो जाएगा 150% ऑफ जेड, ठीक है, बाई क्या हो जाएगा 150% ऑफ जेड। अब ये दोनों वैल्यू हमने निकाल ली। अब आगे वो प्रश्न में क्या पूछ रहा है वो करेंगे। एक्स बाई के कितने प्रतिशत के बराबर है, एक्स बाई के, ठीक है, जिसके पूछा होता है उसे क्या करते हैं, नीचे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्स पूछा है, एक्स बाई के, यहाँ पर कर लेते हैं, एक मिनट इसे मिटा देते हैं। ये x जो है वो बाई के कितने प्रतिशत है, तो जिसका पूछा जाता है उसे क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे, ठीक है, और जिससे पूछा जाता है उसे रखते हैं मुंह पर। अब x बराबर आपका पता है आपको 120%, x बराबर कितना है 120% ऑफ जेड, ऐसे ही बाई बराबर कितना है 150% ऑफ जेड, ठीक है, 150% ऑफ जेड, और गुणा में कितना है आपका 100, जेड से जेड कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब यहाँ से आप 3 से काट लेंगे, 3 चौक 12 और 3 पंजे यहाँ से 5 काटेंगे, ऐसे 15, ये 100 लिखा हुआ है आपका। तो ये कितना हो गया 4/5 इंटू 100, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8, 80%, ठीक है। ये कितने प्रतिशत के बराबर आ गया, यहाँ से 80% के बराबर यहाँ से आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो क्या किया था उसने, क्या दिया था, एक्स बाई किसी तीसरी संख्या से, एक्स बाई किसी तीसरी संख्या जेड से 20% और 50% अधिक है। अगर ये एक्स से कितना अधिक है, एक्स जो है जेड से 20% अधिक है, तो जेड को हम 100% मानेंगे, तो 120% है जेड का, 120% एक्स है, वैसे ही 150% जेड का बाई निकल के आएगा। ये चीज़ हमने यहाँ से निकाल ली और उनके मान रखती है, सीधे हमें क्या प्राप्त हो गई, परसेंटेज प्राप्त हो गई, एक्स के बाई के कितने परसेंटेज है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। हमें क्या बताना है, देखो क्या क्या दिया हुआ है ये लिख लेते हैं। दर दी गई है आपको, रेट परसेंट आपको दी गई है 12%, ठीक है। वार्षिक दर से 3000 का मूलधन आपको कितना दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट 3000, ठीक है। 3000 का साधारण ब्याज पूछा है, कितना हो जाएगा, कितना ब्याज दिया है 1080, यही तो दिया है, और कितने वर्षों में पूछा है, तो क्या पूछा हुआ है, टाइम बराबर आपसे पूछा है। फार्मूला क्या लगा देंगे, आई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना 100, ठीक है। आई कितना है 1080, आई कितना है 1080 बराबर में P कितना है 3000, रेट कितनी है आपकी 12%, टाइम कितना है पूछा है, और 100, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसे काट देते हैं, 3 3 9 और 3 6 18, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 3 36, यही तो हो जाएगा 12 3 36। तो टी बराबर यहाँ से क्या निकल के आ गया, टी बराबर 3 वर्ष आपका निकल के आ गया। समझ में आ गया कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि 2 अंकों की संख्या और उसको उलटने से बनी संख्या का योग 66 है, जब आपको संख्या ऐसे दी गई हो, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो ये क्या होती है, यहाँ पर इकाई की संख्या होती है, ठीक है। जैसे मान लो 36 लिखा है, तो ये अगर मैं इसे 30 + 6 लिखूंगा, ठीक है, पहली वाली संख्या में 10 से गुणा करके लिखूंगा, दूसरी वाली संख्या सेम लिख दूंगा, तो ये क्या निकल के आएगा, इसके अंकों का योग भी कितना निकल के आएगा, जितनी ये संख्या है 36 ही तो निकल के आएगा। तो जब हम कभी कोई संख्या लेते हैं तो हम क्या लिखते हैं, उसे इकाई और दहाई के अंक के हिसाब से उसे लिखते हैं। मान लो 2 अंकों की अगर कोई संख्या लेनी है हमें, ठीक है, तो वो हम लेंगे 10x + y, ठीक है, ये लेंगे। अब वो कह रहा है 10x + y कोई 2 अंकों की संख्या थी और उसको उलटने से, अब मैं इसको उलटूंगा, ठीक है, तो बाई कौन सी जगह पे पहुंच जाएगा, 10th पोजीशन पे, ठीक है, दहाई वाली पोजीशन पे पहुंच जाएगा बाई,
और x कौन सी पे आ जाएगा, इकाई वाली पे, यही तो हो जाएगा। उलटने से बनी संख्या का योग, अब इन सब का योग उसने किया तो वो ये निकल के आया आपका 66। ठीक है, 66 निकल के आया। तो संख्या के अंकों का योग क्या है, तो संख्या के जो अंक थे 3 और 6, जैसे 36 दी थी, तो ये जो संख्या है इसके अंक जो होंगे वो 3 और 6 होंगे, तो ये वो पूछ रहा है। तो अगर ये x है ये y है, तो x प्लस y वो पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इसको जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, देखो 11x प्लस 11y बराबर 66। यहाँ से मैंने 11 को यहाँ से कॉमन ले लिया, ये कितना बचा, x प्लस वाई बराबर में आपका 66 हो गया। ठीक है, 11 से इसको काट देंगे, 11 6 66, 6 बार चला जाएगा। यहाँ से x प्लस वाई बराबर आपका कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, x प्लस वाई बराबर हमारा 6 प्राप्त हो गया। हमसे पूछा क्या है, x प्लस वाई, अंकों का योग ही तो हमसे पूछा था, तो x प्लस वाई बराबर हमसे पूछा था कितना आ गया, 6, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, विषम को छांटें। यहाँ से आपकी क्या शुरू हो गई, रीजनिंग आपकी यहाँ से शुरू हो गई। हमको यहाँ पे क्या बताना है, विषम बताना है। तो देखो 1 9 27 ये 27 64 125। ठीक है, तो इसमें हमें विषम बताना है। इसमें विषम क्या होगा बताइए, कोशिश करो, क्या होगा इसमें विषम। देखो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे 1 है, ये 1 का क्यूब है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 2 का क्यूब है, ऐसे ही 3 का क्यूब होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये तो 1 का क्यूब है, सही है, लेकिन ये 2 का क्यूब होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे 3 का क्यूब है, ये 4 का है, ये 5 का क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9। ठीक है, बी ऑप्शन 9 हो जाएगा। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अगर यहाँ पर 8 होता तो ये बिल्कुल सही होती। ठीक है, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का क्यूब, ऐसे करके ये सीक्वेंस बन जाती। ठीक है, तो ये जो विषम संख्या हमें बतानी थी वो क्या हो गई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या रहा है, देखो यहाँ पर ये आपको सीक्वेंस दी गई है, एक श्रेणी दी गई है। ठीक है, एक समीकरण दी गई है, इसमें आपको ए बी सी इनके अर्थ दिए गए हैं कि क्या क्या अर्थ है, तो उनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करके आपको इसका आंसर निकालना है सीधे। तो हमें क्या दिया गया है, 40 और 5, बीच में क्या है, बी। ठीक है, तो बी का अर्थ हम देख लेते हैं क्या है, बी का अर्थ है माइनस, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया। वैसे ही अब यहाँ तक आ गए हम, अब सी आया। ठीक है, सी का अर्थ है गुणा, गुणा लगा दिया, यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या है, 2। ठीक है, 2 हो गया। अब ए का अर्थ क्या है, प्लस, तो ए का अर्थ हो गया प्लस, यहाँ से 10 लिख देंगे आगे। ठीक है, 10 लिख देंगे, 10 भी लिख दिया। अब D2, डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है डिवाइड, और 2 का अर्थ है 2। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, भाग से सॉल्व करते हैं यहाँ, तो 2 पंजे 10, 5 बार जाएगा ये। ठीक है, और गुणा, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं, तो 5 दूनी 10, ये भी 10 हो गया। ये कितना है, 5 प्लस में, यहाँ पे बीच में कितना चिन्ह, कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो 10 और 5 कितना हो गया आपका, 15, ये माइनस, ये 40। ये जल्दी सॉल्व करने की आपकी क्या है, ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 25 आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा क्या आ गया, बिल्कुल सही आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपका आ गया। देखो एक्स बाई का पति है, जब और डब्लू एक्स की पुत्री है, जेड डब्लू का पति है, एन जेड की पुत्री है, तो एन का बाई से क्या रिश्ता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको करने की कोशिश करते हैं, वो कैसे करेंगे, इसे कैसे करेंगे। एक्स बाई का पति है, एक्स कौन है, एक्स पति है, यानी कि ये पॉजिटिव यानी कि मेल होगा। ठीक है, बाई का पति है तो बाई कौन होगी, फीमेल होगी, ये दोनों आपस में पति पत्नी है। ठीक है, डब्लू जो है एक्स की पुत्री है, एक्स या बाई दोनों की पुत्री जो होगी वो दोनों की पुत्री होगी ना, डब्लू डब्लू पुत्री कौन किसकी होगी, अगर ये पति पत्नी है तो इन दोनों की पुत्री होगी डब्लू। डब्लू एक्स की पुत्री है, जेड डब्लू का पति है, इसका जो पति हो जाएगा वो कौन हो गया, जेड। इसका पति कौन हो गया, जेड हो गया। जेड डब्लू का पति है, वह एन जेड की पुत्री है, जेड की पुत्री अगर पूछेगा तो कौन हो जाएगी, एन हो जाएगी। ठीक है, एन जेड की पुत्री है, तो डब्लू की पुत्री भी कौन हो गई, एन हो गई, क्योंकि ये भी आपस में पति पत्नी है।
ठीक है, एन जेड की पुत्री है, तो एन का बाई से संबंध आपको बताना है, एन का बाई से संबंध आपको बताना है। देखो एन इन दोनों की जो है लड़की थी, डब्लू और जेड की, डब्लू जेड आपस में क्या है, पति पत्नी है, और जो डब्लू है यानी कि इसकी जो माँ है उसके पति पत्नी, इसके जो माँ है उसके पति इसके कौन होंगे, नाना, और जो पत्नी होंगी वो कौन होंगी, नानी, आपकी माँ के नानी। ठीक है, ये नानी और ये देवती आपस में, तो इन दोनों का संबंध क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, देवती या नातिन का संबंध हो जाएगा। ठीक है, एन का उसने 22 से संबंध पूछा है, तो क्या हो जाएगा, देवती या नातिन का संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है कि किस सब्जी का नाम अक्षरों के आई, के, एम, एन, पी, पी, यू की व्यवस्था से बना है, यदि इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम अक्षर क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो आई, के, एम, एन, पी, पी, यू को आप सही अक्षर से व्यवस्थित करेंगे तो ये क्या बन सकता है, कौन सी सब्जी का नाम बन रहा है, किसी का कमेंट बताना। ठीक है, सजेस्ट करके सोच के बताओ क्या बनेगा ये। ठीक है, बताइए सोच के ये क्या बनेगा। तो ये यहाँ से बन जाएगा पंपकिन, ये क्या बन जाएगा, पंपकिन। देखो बन गया पंपकिन, पी यू एम पी आई पी, पंप के आई एन। ठीक है, पी यू एम पी के आई एन। ठीक है, यहाँ से पंपकिन ये आपका बन जाएगा। इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम अक्षर उसने पूछा है। ठीक है भाई, अंतिम अक्षर उसने पूछा है, तो अंतिम अक्षर आप बता देंगे, एन हो जाएगा। यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो गया, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपको क्या बताना है, ये अंजू, मंजू, सीता और कमला 4 बहनें हैं, इसमें से आपको बताना है सबसे छोटी कौन है। ठीक है, सबसे छोटी आपको बताना है, तो जो जो बड़ी आपको मिलती है वो छोड़ते जाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं क्वेश्चन से ये करके बताता हूँ, देखो कैसे होगा। तो मंजू अंजू से 5 वर्ष बड़ी है, ऐसे काट दो, मंजू बड़ी है। अब रह गई आपकी अंजू, अंजू आपकी छोटी है अभी। सीता कमला से 8 वर्ष बड़ी है, कौन बड़ी है, सीता भी काट दो, ये बड़ी है कमला से। अब कमला और अंजू रह गई। ठीक है, कमला और अंजू आपकी रह गई छोटी, तथा कमला मंजू से 6 वर्ष छोटी है। कमला तो छोटी है ना मंजू से, तो मंजू काट दो। मंजू से छोटी कौन है, कमला, कमला यहाँ भी छोटी है, अंजू यहाँ पे छोटी है। अब देखो सबसे छोटी कौन बची, कमला, यहाँ पर कौन सी बची, कमला बची, और अंजू बची। ठीक है, अंजू और कमला बची, तो आपके अंजू और कमला, अंजू और कमला यानी कि मंजू और सीता, ये 2 ऑप्शन तो आपके प्रश्न पढ़ने से ही कट गए। क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। देखो 4 बहनें थी, मंजू अंजू से 5 वर्ष बड़ी है, कौन बड़ी है, मंजू बड़ी है अंजू से। ठीक है, 5 वर्ष बड़ी है। सीता कमला से 8 वर्ष बड़ी है, सीता बड़ी है कमला से। ठीक है, जो बड़ी है मैंने ऊपर लिख दिया है, जो छोटी है मैंने नीचे लिख दिया है। तथा कमला मंजू से 6 वर्ष बड़ी है, कमला जो है वो बड़ी है, कमला मंजू से 6 वर्ष छोटी है, कमला छोटी है मंजू से, कमला छोटी है मंजू से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, कमला छोटी है। ठीक है, मंजू बड़ी है, सीता बड़ी है, मंजू बड़ी है, सीता बड़ी है। ठीक है, और ये यहाँ पर एक अंजू रह गई। ठीक है, 8 वर्ष बड़ी है, कमला मंजू से 6 वर्ष छोटी है। सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी यहाँ से कौन हो जाएगी आपकी, डी ऑप्शन, कमला आपकी सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कमला जो है सीता कमला से 8 वर्ष बड़ी है, सीता का कमला से 8 वर्ष का अंतर है, लेकिन अंजू सिर्फ 5 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर, इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं तो हम एक ग्राफ बना लेते हैं। देखो इसे उत्तर लिख देंगे, यहाँ पे दक्षिण लिख देते हैं, ये पूरब लिख देंगे, यहाँ पे पश्चिम लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे लिख दिया हमने। अब देखो वो कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चला, अब जिधर वो बोले उधर चलते चले जाएंगे। वो चला उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर। ठीक है, उत्तर की ओर चला 30 मीटर चला, अब मैं बाएं मुड़ता है। अब ये मान लो ऐसे जा रहा हूं मैं, तो मेरा बायां किधर होगा, बायां इधर होगा मेरा। ठीक है, इधर बायां हमारा इधर की तरफ होगा, तो ये मुड़ेगा किधर, इधर की तरफ मुड़ेगा। इसको अलग बना लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ये इधर चला फिर इधर मुड़ा, इधर 30 चला, इधर कितना चला 15, बाएं मुड़कर 15 चला,
15 मीटर चलता है और अब वह दाएं मुड़ता है, यानी कि दाएं के मतलब सीधे हाथ की तरफ। आप अगर उंगली को लेके चलेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, दायां, ये हो जाएगा हमारा बायां, ठीक है। अब ये इधर चला, अब इधर जा रहा है तो दायां किधर होगा, इस तरफ, ठीक है। तो ऊपर की तरफ कितना चला, दाएं मुड़कर 50 मीटर, 50 मीटर चल जाता है और अंत में फिर से वह किधर मुड़ जाता है, इधर जा रहा था दायां मुड़ गया, फिर किधर मुड़ गया, दाएं मुड़कर चलता है। वह किस दिशा की ओर जा रहा है ये बताना है। देखो कौन सी दिशा है, इधर पूरब ही तो है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, पूरब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक कूट भाषा में MOAKDANSIL का अर्थ क्या है, नाइस बिग हाउस, ठीक है। इसको हम वहीं पे करने की कोशिश करते हैं। ये इसका अर्थ क्या है ये, और इसका अर्थ क्या है, MON, डेन का अर्थ हाउस इज गुड, ठीक है, ये इसका अर्थ है। और बार्म टिर फिट, इसका अर्थ हो गया कॉस्ट इज इन हाई, इसका अर्थ हो गया कॉस्ट इन हाई, ये इसका अर्थ है। इसका अर्थ क्या हो गया, ये वाला, ठीक है। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है, प्रश्न पढ़ के। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। अब देखो हम इन दोनों की कंपैरिजन कर लेते हैं पहले, इसकी और इसकी। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, हाउस इज गुड, कॉस्ट इज इन हाई, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसे छोड़ देते हैं हम। यहाँ पे इन दोनों की करते हैं, इसकी और इसकी करते हैं। नाइस बिग हाउस, कॉस्ट इन हाई, उस भाषा में गुड का मतलब बताना है आपको, है ना, गुड का मतलब बताना है। ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, चलो इससे नहीं कर रहा तो इससे करके देखते हैं। इसका मतलब हो गया ये हाउस, हाउस इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। हाउस हमारा यहाँ भी कॉमन है और हाउस हमारा यहाँ भी कॉमन है, हाउस हमारा यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो डेन, कॉन, फिट, मॉक, डेन, डेन यहाँ पर कॉमन है, डेन क्या है, कॉमन है। डेन किसका हो गया, हाउस का क्या हो गया, यहाँ से डेन आ गया आपका, हाउस के लिए डेन आ गया हमारा, ठीक है। अब अगर हाउस का डेन हो गया तो डेन हम और किसी में रख के देखते हैं, बार्म टिर फिट, फिट कौन, डेन, हाउस इज गुड, हाउस, हाउस, कॉस्ट इन हाई, कॉस्ट इन हाई। एक मिनट, इसे अलग लिख लेते हैं, अलग लिख लेते हैं इसे, MOK मॉक, ठीक है, DAN डेन, SIL, ठीक है। इसका अर्थ उसने क्या लिखा है, NICE, नाइस बिग हाउस, नाइस बिग हाउस। और फिट कौन डेन, फिट कौन डेन, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, फिट कौन डेन का मतलब है हाउस इज गुड, इसका अर्थ हो जाएगा हाउस इज गुड, इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मतलब हो गया और ये इसका मतलब हो गया। अब इन दोनों में हमें पता है हाउस कॉमन है, यहाँ से हाउस, हाउस, और यहाँ पर डेन कॉमन है, ठीक है, डेन कॉमन है। अब फिट कौन बचा यहाँ पर, और इज गुड यहाँ पे बचा, फिट कौन बचा, इज गुड बचा, ऐसे ही यहाँ पे मॉक, सिप, नाइस बिग। अब देखो तीसरा वाला कौन सा है, कॉस्ट इन हाई, कॉस्ट इन हाई, कॉस्ट इन हाई, ये तो बिल्कुल कॉमन हो ही नहीं रहा है। हाउस इज गुड और बार्म टिर फिट का मतलब है हाउस कॉस्ट इन हाई, ठीक है। उस भाषा में गुड का मतलब आपको बताना है, गुड का मतलब गुड किस में दिया है, हाउस इज गुड, हाउस इज गुड। फिट और कौन में से कोई एक होगा, ठीक है, इसमें फिट या कौन में से कोई एक होगा यहाँ पर। इसका जो तीसरा वाला है वो दिया नहीं है, फिट या कौन में से, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे कट गए, डेन और ये, ठीक है। फिट और कौन में से एक होगा। अब देखो यहाँ पे गुड का प्रयोग किया गया है, गुड का प्रयोग और कहीं किया नहीं गया है, ठीक है, हाउस इज गुड। और वैसे ही फिट कौन, इज गुड का मतलब इज का भी नहीं किया गया है, इसका भी यहाँ पे कोई यूज नहीं किया गया है। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ। हाँ भाई, यहाँ पे थोड़ी सी ये वाली गलती है, देखो यहाँ पर इज नहीं है, यहाँ पर इन है, ठीक है, यहाँ पर इज नहीं है, यहाँ पर इन है, तो
सॉरी यहाँ पर इन की जगह इज कर लेंगे, इन की जगह इज कर लेंगे, कॉस्ट इज हाई। अब देखो यहाँ पे एफ आई टी कॉमन है, फिट, ठीक है, यहाँ पर भी कॉमन है फिट, ये फिट यहाँ पर फिट कॉमन है और यहाँ पर इज कॉमन है, यानी कि फिट बराबर क्या हो जाएगा इज, ये फिट कॉमन है, यहाँ पर इज है, यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है फिट दिया हुआ है, तो फिट का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर इज। अब बचा कौन, बचा कौन कौन, बचा कौन कौन, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर कौन की जगह क्या आ जाएगा, गुड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कौन की जगह गुड यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो निम्नलिखित श्रृंखला में अक्षरों का कौन सा समूह अगला होगा, तो यहाँ पर कौन सा समूह अगला हो जाएगा, देखो बी सी डी के ई, देखो ये सीक्वेंस चल रहा है बी सी डी ई, यहाँ पे क्या आएगा एफ आएगा, तो आपको ये तो पता चल गया यहाँ पे एफ आएगा, यानी कि यू वाला ऑप्शन गलत हो गया हमारा, ठीक है, यू वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब देखो जी के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर आई, ये 7 है और आई 9 नंबर पे आती है, ठीक है, ऐसे ही के 11 पे आता है, एम 13 पे आता है, तो यहाँ पे 7 + 2 किया है इसने यहाँ पे, ऐसे ही +2 यहाँ पे किया है, +2 यहाँ किया है, तो +2 वाला यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, 15 नंबर पे कौन आता है ओ, ठीक है, तो एफ के बाद क्या आ जाएगा आपका ओ, यानी कि एफ ओ जेड क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, बाकी सारे गलत आंसर हो जाएंगे, ठीक है, बाकी सारे आंसर आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर आपको बताना है, ये कितने नंबर पे आता है 26 पे, ये 21 पे, ये 17 पे और ये 12 पे। अब आप देखो यहाँ से 26 से 21 हुआ है, यानी कि कितना माइनस हुआ है, -5, 5 कम हुआ है, ऐसे 21 से 17 हुआ है तो कितना कम हुआ है 4 कम हुआ है, -4, ऐसे ही 17 से यहाँ पर कितने कम होंगे, तो जब पहले 5 हुए थे फिर 4 कम, फिर कितना कम करना है हमें 3 कम करना है, तो 17 में से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा 14, 14 नंबर पे क्या होता है एन हमारा 14वें नंबर पर आता है। अब देखो यहाँ पे एन आ गया, अब यहाँ पे एन रखने के बाद 3 कम किया था तो 2 कम करेंगे एन में से, ठीक है, 14 में से 2 कम करेंगे तो कौन आएगा 12, एल नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो वो कह रहा है बैंक का संबंध मनी से है, उसी प्रकार ट्रांसपोर्ट का संबंध किससे है। बैंक में क्या रखा जाता है मनी रखा जाता है, तो ट्रांसपोर्ट से किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट से गुड्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का संबंध किससे हो जाएगा गुड्स का संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखो, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर 20, 72 ये आपकी इसकी सहायता से आए हुए हैं, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर 90, 110 आए हैं इसकी सहायता से, तो यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये 2 और 3 और 6 की सहायता से 20 लेके आना है और 72 लेके आना है, तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 दूनी 6, ठीक है, 3 और 2 कितना होता है आपका, यहाँ पे हमने कहा 3 दूनी 6, 6 की गुणा किससे करेंगे 20 आएगा, नहीं होगी, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूँ 2 और 3 को, ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 हो गया, अब 5 की गुणा किससे करूंगा मैं 4 से करूंगा, यानी कि इसके एक कम से अगर मैं गुणा करूंगा जो संख्या आएगी उससे, तो क्या आ गया मुझे 20 प्राप्त हो गया, और वैसे ही ये 72 मुझे प्राप्त करने के लिए 3 और 6 कितना होता है 6 और 3 9, 9 की गुणा अगर मैं 8 से करूंगा तो कितना प्राप्त होगा 72, ठीक है, यानी कि इन दोनों को जोड़कर अगर मैं एक कम से गुणा करूंगा तो 72 आएगा, ठीक है, और वैसे ही इन दोनों को जोड़कर एक कम से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा हमारा। अगर यही प्रक्रिया यहाँ पे लग गई तो ये क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 7 और 3 10, और 10 की गुणा किससे करूँ मैं 9 से, तो 10 ने 90, ऐसे ही 7 और 4 11, ठीक है, 11 की गुणा किससे करेंगे हम 10 से, तो 110, देखो ये 110 आ गया, ये 90 आ गया, यहाँ पर बिल्कुल सही है ये। अब देखो इन दोनों की गुणा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और इसकी गुणा किससे करेंगे हम 7 से, तो 8 सत्ते 56, ठीक है, 8 सत्ते 56, वैसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें 7 और 6 6 12 और 1 13 हमें यहाँ से प्राप्त हो गया। अब 13 की गुणा हम किससे करेंगे 12 से ही तो करेंगे, 13 की गुणा हम 12 से करेंगे तो कितना प्राप्त होगा यहाँ पे आपको बताना है, तो 13 गुणा 12 कितना आएगा आपका 156, ठीक है, 13 गुणा 12 हमें प्राप्त होगा 156, डी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ये आकृति दी गई है आपकी,
इसकी आपको प्रतिबिंब आकृति बतानी है, ठीक है। प्रतिबिंब आकृति बतानी है तो हम इसे बना के देख लेते हैं यहीं पे। ऐसे ही तो बनेगी। अब देखो ये वाली जो है ये ऐसे करके बनेगी, ये इधर और ये इधर ऐसे होगी, और बूंद बूंद की वाली ये वाली ऐसे होगी, ठीक। अब ये वाली जो रेखा है ये ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे निकलनी चाहिए। देखो देखते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है। देखो इसमें ये जो एरो था, देखो ये जो एरो था ये किधर रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है। ये जो एरो वाली लाइन है ये नीचे ही रहेगी ना, तो नीचे वाली एरो वाली देख लेते हैं हम कौन कौन सी है। तो एरो इसमें नीचे है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम बिल्कुल ठीक बना रहे थे, हम बिल्कुल ठीक उसको बना रहे थे, ठीक है। हम बिल्कुल उसको ठीक बना रहे थे, बस थोड़ा सा गलती हो गई थी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कह रहा है, ये वाली आकृति आपको फाइंड करनी है इन सभी में, ठीक है। तो हम बना के देख लेते हैं, ये वाली आकृति भी, इस टाइप की आकृति आपको बनानी है। तो देखो इसमें बना के देखते हैं ऐसे करके, ये वाली लाइन इसमें नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो गया। इसमें तो बिल्कुल नहीं बनेगी, इसमें देखो यहाँ भी नहीं बनेगी, ठीक है। कहाँ बनेगी, सी ऑप्शन में बनेगी। देखो ये इधर से इधर से, ठीक, यही तो आकृति बनानी थी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, हमें जानवर, तेंदुआ और शेर में क्या बताना है, संबंध बताना है, ठीक है। तो आपको पता है जानवर कौन है, तेंदुआ भी है और शेर भी है, ठीक है। तो जानवर में क्या आ जाएंगे, जानवर में तेंदुआ और शेर दोनों आ जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 11 नंबर प्रैक्टिस सेट था आपका, और ये आप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।